हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बेलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज दी जा रही है जो कि हमारी 10th और 12th क्लास की है। साथ में इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। इस सीरीज के तहत अभी हम लोग देख रहे हैं 2023 का 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें हम लोग लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन बोर्ड वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी साथ में देखेंगे। हमारा जो पेपर है 2023 में वो 70 मार्क्स का आने वाला है फिजिक्स का, जिसमें से 28 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स में ये 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर हम आगे चलें तो ये हमारा कंटेंट है जो जो रिड्यूस हो गया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बाकी का 6, 7, 8, 9, 11, 10th, 11th, ये सारे चैप्टरों में से इनके सामने जो जो ये टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। कोई सा भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो पूरा हट गया हो, थोड़े थोड़े से पार्ट्स इनमें से रिमूव किए गए हैं। बाकी का लास्ट ईयर से 12, 13 और 14 के ये टॉपिक वापस से आ गए हैं और ऊपर वाला कंटेंट हट गया है। ये कंटेंट नया ऐड किया गया है जो लास्ट ईयर नहीं था और ये वाला रिमूव किया गया है। अगर हम और आगे जाएं तो आपको करना क्या है, जो भी ये आपकी पीडीएफ है जो मैं ये आपको दे रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आपको गूगल पे जाके बेलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना है, जो सबसे पहले लिंक दिखेगी उसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आप ये हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट को नीचे की तरफ स्क्रॉल कराना है तो यहाँ पे आपको 9, 10th, 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अभी हम लोग 12th क्लास का इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे 12th फिजिक्स के ऊपर क्लिक करना। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो कहाँ करोगे, भौतिक विज्ञान के ऊपर, नहीं तो फिजिक्स के ऊपर। जैसे ही आप फिजिक्स के ऊपर क्लिक करोगे आपका एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और उसके स्टडी मटेरियल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे ये पीडीएफ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी की बुक और फॉर्मूलास वगैरह, आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसका ध्यान रखना है, इस वेबसाइट के ऊपर हमारा एक टारगेट है 500K का, तो वो हमारा उससे रेवेन्यू जनरेट होती है, तो आप वो हमारा टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना, जिससे कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी। तो ये अभी मैं मोबाइल पर आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मोबाइल पे सही से एक्सप्लेन नहीं होता है, और जैसे स्क्रीन वगैरह हम लोग चेंज कर देंगे तो सही से एक्सप्लेन होने लगेगा। इसीलिए आप मतलब हमारी रेवेन्यू जरूर इंक्रीज कराना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, साथ में आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को और यहीं पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये हमारा YouTube चैनल है, YouTube के ऊपर हमारे 11,000 सब्सक्राइबर हैं। आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसमें आपको 12th क्लास का क्वेश्चन बैंक, 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक, 12th क्लास की परीक्षा बोर्ड, 10th क्लास की परीक्षा बोर्ड, आईएमपी क्वेश्चन, ऐसी प्लेलिस्ट दिखेगी और इन प्लेलिस्ट में से आप आपके काम की चीज निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। इसमें पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। और पहला है द वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल चार्ज इज, तो जो वैल्यू होती है चार्ज की वो कितनी होती है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, जो हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, और उसका चार्ज इतने कूलम के आसपास होता है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्जेस, तो कितना होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तीसरा है द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज, तो चार्ज के ऊपर हमारा कितना प्रोटॉन होगा, तो ये होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फोर्थ है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर एस इज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका आंसर आ जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, क्योंकि जो E का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है E = 1/4πε0 और Q अपॉन में होता है r²। तो ये E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/r² के, या r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ε0 ऑफ द वैक्यूम इज, तो ये कितनी होती है परमेबिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। छठवां द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P थ्रू एन एंगल 180 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, तो ये कितना होगा, तो हो जाएगा 2PE। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E due to a dipole of dipole moment P at a point at distance r from center of dipole depend on rs,
तो ये कैसा डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में R क्यूब। एक्चुअल में जब हम मूवमेंट के रिस्पेक्ट में निकालते तो आपने एक्सियल इक्वेटोरियल में देखा होगा कि E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आता है, R क्यूब का आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां, तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज, तो ये कितना होता है, तो ये होता है हमारा 0। 9th है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज आउट फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, तो ये कितना होता है हमारा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट है 10वां, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल इज, तो ये कितना होता है, इनफाइनाइट। 11 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, तो ये कितना होता है, कूलम मीटर। 12th है द फोर्स सिटिंग ऑन अ चार्ज q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इंटेंसिटी E इज, तो ये कितना हो जाएगा इसका, F इक्वल टू होता है QE, ये हमने पढ़ा E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन में Q, या फिर F इक्वल टू क्या हो जाएगा QE। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स के इक्वल ही होती है, बस उसमें से एक Q रिमूव कर देते, Q से डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो ये नेक्स्ट हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है हमारा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द चार्जेस, तो कितना होता है 80। सेकंड है टू लाइक चार्ज ईच अदर, तो ये क्या करते हैं रिपेल। अनलाइक चार्ज, टू अनलाइक चार्ज ईच अदर, तो ये क्या करते हैं अट्रैक्ट। लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चौथा है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये क्या होता है न्यूटन पर कूलम। पांचवा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये होता है ML T3 और T-3 और A-1। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन, तो 6 है द साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज, तो ये क्या होती है पॉइंट साइज की होती है, जितना छोटा हो उतना ज्यादा अच्छा। 7th क्या है टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q आर सिचुएटेड एट द डिस्टेंस L, इट्स डाइपोल मूवमेंट विल बी, तो इसका डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, QL हो जाएगा। हमने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है 2 इक्वल टू PQL, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सॉरी P इक्वल टू 2QL, ऐसा हमने इसलिए पढ़ा हुआ है क्योंकि 2L वहां पे डाइपोल की लेंथ होती है, अगर डाइपोल की लेंथ L हो जाएगी तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा QL हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8वां, तो 8वां द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, तो ये कितना होता है P। 9th इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ क्वांटिटी, तो ये कैसी है वेक्टर क्वांटिटी। 10th द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन एसआई सिस्टम इज, तो ये क्या होता है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 11th कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज द ट्रू ओनली फॉर दोज पॉइंट चार्ज व्हिच आर एट, तो ये कैसे होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, जब स्टेशनरी कंडीशन में होंगे तभी कूलम्स लॉ लगेगा, मूवेबल में नहीं लगता। उसके बाद में सेकंड है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला मैच द कॉलम है वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। उसके बाद में नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है कूलम। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो ये होता है हमारा कूलम मीटर। चौथा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो ये क्या होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट मैच द कॉलम है हमारा सेकंड, तो इसमें हमारा द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, तो 2 पॉइंट चार्जों के बीच में फोर्स कितना होता है, तो ये होता है कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 के साथ K चाहो तो वो भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4πε0 K Q अपॉन में R स्क्वायर। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस, तो ये कितना होता है हमारा Q अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये गॉस थ्योरम है। नेक्स्ट है वर्क डन इन रोटेशन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। और लास्ट है उसके बाद में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये कितना होता है -PE cos थीटा। उसके बाद में अगला है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द चार्ज गेट एक्यूमुलेट इन अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क, तो जब हम इसे सिल्क के साथ रब करते हैं तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, तो जो फंडामेंटल चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये क्या होता है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन इंटीग्रल मल्टीपल, तो इन सबका क्या कर दिया जाता है इंटीग्रल मल्टीपल। चौथा क्या है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये हमारी नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। पांचवा द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
व्हाट इज द एक्सप्रेस बाय द Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि द मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा Q1 और Q2 का वो समान होगा, पर इनके चार्ज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी इन दोनों को जोड़ने पर सम कितना आता है, 0 आता है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 6, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व वाई। इसलिए क्लोज कर्व नहीं होता है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इस वजह से ये क्लोज कर्व नहीं होता। क्योंकि मैग्नेट हमारी ऐसी होती है, उसी में एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ आती है और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ आती है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ होता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कर्व नहीं होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व होता है। अगला है हमारा 7th, तो 7वां है व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 7th का, तो ये हो जाएगा द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 8वां हमारा इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर और स्केलर राइट इट्स यूनिट। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, उसके बाद में 9th और लास्ट है, तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर, तो कितना होता है 0। उसके बाद में शॉर्ट टाइप के आंसर है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये हम आपको दे देंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर इसके आईएमपी क्वेश्चन डाल चुके हैं सारे, 2-2, 3-3, 4-4 और 5-5 मार्क्स के, मतलब चैप्टर वाइज डले हुए हैं, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हो। वेबसाइट के लिए आपको गूगल पे बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, और जो भी आपकी पहली लिंक होगी उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और हमारी रेवेन्यू का जरूर याद रखना, 500 के उसका टारगेट है। जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मोबाइल की छोटी स्क्रीन होने के कारण ये सही से सारी चीजें आती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आती जाती है, तो फिर और ज्यादा सही से एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, जिससे कि जल्दी आपको क्या हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका पहला है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है फैराड। उसके बाद में दूसरा है हमारा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज द कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड इनसाइड ऑफ एयर इन बिटवीन द प्लेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी रिमेनिंग अनचेंज। ये कैसा होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड, तो थर्ड है ऑन रिप्लेसिंग द एयर बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी। चौथा है ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा है when two capacitor are joined in series each capacitor will have the same। तो इनका क्या सेम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज। नेक्स्ट है 6 when two capacitor are joined in parallel each capacitor will have the same। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा ओनली पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट हमारा सातवां two capacitor of equal capacitance first connected in parallel then connected in series what is the ratio of their capacitance in both the cause। तो ये कैसा आएगा इसका, तो आ जाएगा 4:1। 8th है हमारा द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये क्या होता है, C = 4πε0 r। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th, तो 9th है द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स इज। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 10th है 2 point charge q are kept at 2a distance apart from each other the electric potential and पोटेंशियल ऑफ लाइन ज्वाइन दीज चार्ज विल बी। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, Q अपॉन में कितना आ जाएगा, Q अपॉन में 2πε0 और A। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है हमारा 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में क्या आएगा, वोल्ट आ जाएगा। दूसरा है 1 फैराड स्टेप फैराड। तो 1 फैराड कितने स्टेप फैराड के इक्वल होता है, तो हो जाएगा 9 × 10⁻11। उसके बाद में तीसरा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो ये क्या होता है, m-1 l-2 t4 और उसके बाद में a2। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा फोर्थ is a device in which with or out changing in shape or size of a conductor its capacitance can be increased। ये पीछे डॉट है, यहाँ पे कोई नहीं है,
तो इसका फोर्थ का हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपेसिटर। पांचवा है ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में छठवां हमारा दीज कैपेसिटर ईच ऑफ द 3 माइक्रोफैरड आर जॉइन इन द सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो जब भी हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो कैपेसिटेंस का हमारा क्या हो जाता है, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 हो जाता है। तो जैसे हम 3 माइक्रोफैरड को लेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा, और इन ऊपर का हम जोड़ देंगे, नीचे तो ये एलसीएम है तो 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा, इसका रिवर्स करा देंगे तो 1 माइक्रोफैरड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ML2T-3 और A-1। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां, तो आठवां द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R इज गिवन एस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, V इक्वल टू हमारा कितना होता है 1 अपॉन में 4πε0 Q अपॉन में R, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ, तो नाइन्थ है द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई, तो और साथ में क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 10वां है द इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज, तो क्या होगा QV। 11 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12 द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये कैसा होता है 0। उसके बाद में अगला है हमारा 13 और ये हमारा लास्ट है, तो इसमें द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड भी, तो ये कैसा कंसीडर किया जाता है 0। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में हमारा क्या आएगा, पहला है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन में V। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, तो ये कितनी होती है 1 अपॉन में 2 CV²। तीसरा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा थर्ड का, तो ये आ जाएगा 4πε0 R। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये कितना होता है ε0 A अपॉन में D। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 ε0 E²। इसके बाद में अगला है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, और इसका पहला है हमारा फर्स्ट राइट SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। उसके बाद में अगला है राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये क्या हो जाएगा M-1 L-2 T4 और A2। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इफ इट इज द सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये कैसा हो जाएगा, तो इसमें द कैपेसिटर विल बी K टाइम वेयर K इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। चौथा राइट द फार्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R, तो ये आपको याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है 4πε0 R। इसके बाद में पांचवा क्या है राइट फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट का क्या होता है ε0 A अपॉन में D। ये भी हम उधर मैच द कॉलम में भी दोनों क्वेश्चन करके आ रहे हैं। नेक्स्ट है सातवां, तो सातवां क्या है व्हेन शुड बी कैपेसिटेंस बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये कब कनेक्टेड किया जाता है टू व्हेन कैपेसिटेंस इज टू बी इंक्रीज। आठवां है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर ईच कैपेसिटर C ज्वाइनिंग इन सीरीज, तो जब भी हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C, यानी दोनों हो जाएंगे 2 अपॉन में C, और ये इक्वल में आता है 1 अपॉन में C इक्विवेलेंस, तो जैसे ये C इक्विवेलेंस को पलटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C अपॉन में 2। उसके बाद में 10वां है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कंडक्टर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन में 2 Q और V। शायद 9th हमारा छूट गया है, तो 9th और देख लेते एक बार। टू कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी C आर ज्वाइनिंग इन पैरेलल, तो पैरेलल में ज्वाइन करोगे C को तो ये C प्लस C हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा 2C। 11 है व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0। 12 है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ होलो कंडक्टर, तो ये भी कितना होता है 0। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13वां, तो 13 है at which position of dipole the electric potential due to it will be 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा in the equipotential position। 14वां है what is net charge on a charge conductor, तो ये कितना होता है 0।
15 है, इज इट पॉसिबल दैट एट एनी पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल डज नॉट, तो ये क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है 16, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम ऑन द पोटेंशियल, तो ये क्या होता है, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज, ठीक है। और ये 15 वाले का पॉसिबल था, और ये कहाँ होता है, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनको जितनी बार आप ऐसा मतलब पढ़ोगे देखोगे उतना ज्यादा आपको याद होते जाएगा, तो आपको वीडियो को बार बार देखना है जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए। नेक्स्ट हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है सेकंड, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये करेगा हमारा मटेरियल पे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो इसका तीसरा है, अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है हमारी ओम मीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस, तो इनमें से ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 6 वाले का ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर। 7th है द कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज, तो सुपर कंडक्टर का कंडक्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। 8वां है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम, तो इसकी क्वांटिटी कैसी रहेगी, ओनली करंट। उसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ, तो इलेक्ट्रिक सेल किसका सोर्स है, तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। 10वां द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोड्स। 11वां किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज इन द अकॉर्डिंग्स विथ द, तो किसके अकॉर्डिंग होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा 12, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी डिक्रीज बाय, तो ये डिक्रीज कैसे होगा, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। उसके बाद में अगला और लास्ट है हमारा 13, two cell of EMF and the internal resistance E1 R1 and E2 R2 respectively are joined in parallel, their equivalent EMF will be, तो ये कितना होता है इसका, E1 R2 plus E2 R1 अपॉन में R1 plus R2। उसके बाद में अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, अकॉर्डिंग टू लॉ इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज देन करंट फ्लो थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमारा कौन सा लॉ है, तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी ओम्स लॉ की। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू क्या होता है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा, यानी ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट है थर्ड, ऑन डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस, तो अभी हमने लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आर इक्वल टू हमारा कितना होता है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो ये कौन से कंजर्वेशन का है, चार्ज का। छठवां है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इज एन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो ये क्या होगा इसका हमारा 6 का, तो ये जब ये हमारा अलॉय इज कैसा होगा, हाई, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लो। सातवां हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ यानी लूप रूल इज द अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या आ जाएगा, एनर्जी। नेक्स्ट हमारा आठवां, किरचॉफ सेकंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका क्या आएगा, एनर्जी। नेक्स्ट है नाइन्थ, तो नाइन्थ में द फिनोमेना इन विच एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस बिकम जीरो इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। 10th है इन ओमिक लॉ द वीआई ग्राफ इज, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे ये हो गया हमारा वीआई ग्राफ, तो इसको जब हम ऐसे बनाते तो ऐसी एक सीधी लाइन जाया करती है। उसके बाद में अगला है हमारा 11, तो 11वें नंबर का है हमारा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन बेस, तो ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन बेस किसका, मीटर बेस का।
नेक्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो ये क्या होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा हमारा मेटलिक वायर, तो ये क्या होता है ओमिक कंडक्टर होता है। चौथा किरचॉफ सेकंड लॉ, तो ये क्या होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पांचवा जंक्शन डायोड, तो ये क्या है नॉन ओमिक कंडक्टर है। उसके बाद में सेकंड हमारा मैच द कॉलम है, तो इसमें हमारा यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है, तो ये हो जाएगी कूलाम पर सेकंड यानी एम्पियर, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में टी, तो इस हिसाब से कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। सेकंड है यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा जूल पर कूलाम एम्पियर। चौथा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा ओम मीटर। और लास्ट है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट, तो ये कितना होता है 0। नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये हमारा वायर है, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ की फ्लो हो रहे हैं, तो इसमें करंट किस तरफ फ्लो माना जाएगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिधर करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, तो ये होती है ओम मीटर। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन विच लॉ, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। पांचवा किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन विच लॉ, तो ये क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो डज किरचॉफ लॉ कैन बी अप्लाई फॉर द बोथ एसी एंड डीसी, तो हाँ ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है सातवां, 25 वॉट एंड 100 वॉट इज मार्क ऑन द टू बल्ब रिस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ देम विल बी द हैव हाई रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है 1 अपॉन पी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के, मतलब जिसका पी बड़ा होते जाएगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ वर्क 25 विल बी द हाई, क्योंकि जैसे इसका पोटेंशियल कम होगा तो सॉरी इसकी पावर कम होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बड़ा होगा। नेक्स्ट है उसके बाद में एथ, तो ये क्या है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट जो वो हमारे घर के बाहर 1 यूनिट लाइट आती है उसका है, तो 1 जो है हमारा वो हो जाए 1 ही रहेगा, के का मतलब है 10 की पावर 3, वॉट तो वॉट ही है और आर का हो जाएगा एक और में होते हैं हमारे 3600 सेकंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 ये है तो यानी 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। उसके बाद में अगला है हमारा 9, तो राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो कितना होता है वॉट। 10वां है ऑन द फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड, तो ये क्या होता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टर। लास्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना होगा वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4th चैप्टर की तरफ। तो चौथा चैप्टर है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये किसने डिस्कवर्ड किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑस्टेड। सेकंड है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा एम्पियर सर्कुलर रूल इज, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारा क्या है, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डेल एल इक्वल टू म्यू 0 आई। उसके बाद में पांचवा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। उसके बाद में अगला है छठवां, तो 6 है द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सातवां है द टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज, तो ये क्या होगा प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में अगला है आठवां, तो आठवां है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, तो 9th है इन विच डिवाइस
हाई रेजिस्टेंस इज द जॉइन इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टोमीटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है a charge particle enter in a uniform magnetic field parallel to the field, the path of particle will be। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका पहला है द एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज, तो क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद में सेकंड है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये क्या होता है, न्यूटन या फिर एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये क्या होगा, m t - 2 a - 1। चौथा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ, तो ये किसकी तरह बिहेव करता, तो ये करता है बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, द लॉरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, तो ये क्या है, q ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। छठवा, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इज द सेम डायरेक्शन इज इन नेचर, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। सातवां है इन रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, तो ये आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में आठवां है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टोमीटर इज ऑलवेज जॉइन इन, तो वोल्टोमीटर कैसे ज्वाइन किया जाता है, पैरेलल में। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, नहीं ये उल्टा हो गया, आइडियल एमीटर का 0 होता है। ये क्वेश्चन 7th वाला गलत है, इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर की जगह क्या होना चाहिए, वोल्टोमीटर। तो वोल्टोमीटर का कैसा होता है, इनफाइनाइट, और एमीटर का कैसा होता है, 0। 10वां, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। देखो एमीटर और वोल्टोमीटर से लेकर के मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे, कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ में संट लगा करके हमारा क्या बनता है, एमीटर और वोल्टोमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर के संट पैरेलल में ऐसा लगा दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एमीटर। एक क्वेश्चन ये बनता है। और गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके संट ऐसा सीरीज में लगा दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वोल्टोमीटर। और जो एमीटर होता है वो हमारा हमेशा कैसे लगता है, जैसे एमीटर को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो वो लगाते हैं सीरीज में, और वोल्टोमीटर को हमेशा सर्किट में हम कैसे लगाते हैं, तो इसको लगाते हैं हम पैरेलल में, ठीक है। ये बाहर से लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ जब एमीटर बनाया जाता है तो संट को लगाते हैं इसके पैरेलल में, पर एमीटर खुद लगता है सर्किट में कैसा, तो ये लग जाता है हमारा सीरीज में, ठीक। और वोल्टोमीटर हमारा कैसा लगता है, पैरेलल में। इसीलिए जो एमीटर है इसका इंटरनल मतलब आइडियल का रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, 0, क्योंकि आइडियल 0 होना चाहिए तभी ये उसको सर्किट को इफेक्ट नहीं करेगा। और वोल्टोमीटर का कितना होता है, आइडियल इनफाइनाइट होता है। उसके बाद में अगला है हमारा 10th, तो ये है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, और पहला मैच द कॉलम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, μ0 I अपॉन में 2πr। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, μ0 Ni अपॉन में 2r। तीसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0 Ni। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स हमारा कितना होता है, तो ये हो जाएगा QVB sin थीटा। उसके बाद में बायो सावर्ट्स लॉ, तो ये क्या है, डेल बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I डेल L sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये हमारा जाकर के मिलेगा किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा है संट गैल्वेनोमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर प्रोवाइड विद द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये सीरीज में किस में लगाते हैं, वोल्टोमीटर में। नेक्स्ट है अमीटर, तो अमीटर हमारा क्या है, तो ये क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है अमीटर। वोल्टोमीटर क्या है, तो ये हमारा क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है विच फील्ड इज द प्रोड्यूस बाय अ मूविंग कॉइल, तो एक मूविंग कॉइल कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करती, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करती। उसके बाद में दूसरा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग हॉलो करंट कैरिंग पाइप ऑफ कॉपर, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स 0। तीसरा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज द सस्पेंडेड फीबली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट विल बी द इट्स डायरेक्शन व्हेन इट इज रेस्ट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इट विल स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ वाला, जैसे इसको हम सस्पेंडेड कराएंगे तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ ही रुकती है।
चौथा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, या आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा क्या है, a charged particle enter in a uniform magnetic field parallel to field, what will be its path? तो इसका पाथ क्या होगा, the path of the charged particle straight line। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6, the force acting on a charged particle moving inside the magnetic field is known as, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है when will be a force acting on a moving charge in uniform magnetic field maximum। तो ये क्या हो जाएगा, when the charge move perpendicular to the magnetic field, तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आठवां है when will the two parallel current carrying conductor attract each other। तो कब अट्रैक्ट करते हैं, when the current flow through the parallel wire in same direction। नाइन्थ है when will be the two parallel current carrying conductor repel each other। तो ये कब repel करते हैं, when the current flow through the parallel wire in opposite direction। 10वां है which type of the magnetic field is produced inside the current carrying solenoid। तो ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वाले 2-2, 3-3 मार्क्स के आप जितनी कमेंट करोगे उस हिसाब से हम लोग आपको एक्सप्लेन करके देंगे। इसको आपको जब जब देखना है, जब आप जैसे फ्री हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, आपका पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप वीडियो को बार बार सुनोगे तो ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा पांचवा चैप्टर, तो पांचवा हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहला हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो ये क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट हमारा थर्ड, a magnetic needle in the placed in the non-uniform magnetic field it will experience, तो ये कैसा आएगा इसका आंसर, a force and a torque। नेक्स्ट है फोर्थ, तो चौथा है if the intensity of magnetic field is V and the magnetic movement of the magnetic is M then the maximum potential will be, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। पांचवा हमारा द एग्जाम्पल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये कैसा है हमारा, ये इसका एग्जाम्पल कौन है, निकल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा छठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है द एसआई यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इज, तो पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है एम्पियर मीटर। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो सेकंड है हमारा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट इन द फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग इट्स, तो इसका क्या आएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद में तीसरा है द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज, तो ये क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में चौथा है a freely suspended current carrying solenoid align itself along in direction, तो कौन सी डायरेक्शन में ये इसको रोकता है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन इज दैट इन इक्वेटोरियल पोजीशन एट द पॉइंट टेकन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, तो इसका क्या आ जाएगा, ट्वाइस। नेक्स्ट है छठवां, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ, तो कैसे बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। सातवां, इफ अ मैग्नेट of a magnetic movement m is cut along the length in two equal parts then the magnetic movement of each part is, तो कितना होगा, m/2। एट्थ है the diamagnetic substance from the strong magnet, तो ये क्या होता है, the diamagnetic substance repel from the strong magnet। नाइन्थ है when the paramagnetic substance are the suspended feebly in the magnetic field then it's align itself to the field, तो ये कैसा होता है, उसके पैरेलल अलाइन करता है। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा मैच द कॉलम में फर्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, NLA NIA। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -mb cos थीटा। नेक्स्ट थर्ड है वर्क डन इन रोटेशनल ऑफ बार मैग्नेटिक इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या आ जाएगा हमारा mb ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। उसके बाद में चौथा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेटिक एक्सियल पोजीशन, तो इसका क्या आएगा, μ0/4π2m/dq। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इन द कोएक्सियल पोजीशन, तो इसका क्या आ जाएगा, μ0/4πm/dq।
अगला है हमारा मैच द कॉलम इसका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? कॉपर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो ये क्या है? एल्यूमिनियम। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? स्टील। नेक्स्ट आंसर इन द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एस पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है हमारा इन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स आर ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक का क्या होता है? क्लोज कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो होती है हमारी अनक्लोज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? क्लोज। तीसरा क्या है ना, मैग्नेट बी द एग्जिस्ट विदाउट पोल। तो यस, ये किस में होती है? टॉरॉयड में एग्जिस्ट होती है। चौथा है द मैग्नेटिक susceptibility of the substance is the 4/5. Which type of the substance is this? तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा। तो पांचवा है द मैग्नेटिक susceptibility of a substance is -0.5. This type of the substance is this? तो ये कौन से टाइप का है? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सिक्स है which substance does not obey the क्यूरी लॉ। तो ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सातवां इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ द विच मटेरियल। तो किसका? सॉफ्ट आयरन द्वारा बनाया जाता है। आठवां है द डिफाइन इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। नाइन्थ है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। तो ये क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में ये दो मार्क्स के हैं, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6। छठवां चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। दूसरा है द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल कैन बी द इंक्रीज बाय। तो किसके द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है? तो ये ऑल ऑफ अबव आ जाएगा, यानी कीपिंग द कॉइल इन द टाइम, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय द चार्जिंग एरिया ऑफ द कॉइल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट कैन बी द डिटरमाइन बाय। तो ये कैसे डिटरमाइन की जा सकती है? तो लेंज लॉ से। चौथा हमारा द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद में पांचवा हमारा द सेल्फ इंड्यूस ऑफ द कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? करंट थ्रू द कॉइल। सिक्सवा क्या है? इफ अ कोर ऑफ द सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड बिटवीन द कॉइल देन देयर म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज हो जाएगा। सेवेंथ है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। तो ये कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड करता है? एनर्जी। उसके बाद में अगला है आठवां। तो आठवां है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। नाइन्थ है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। तो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने डिस्कवर किया था? फैराडे ने। दूसरा हमारा द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तीसरा है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज द गिवन बाय द फ्लेमिंग हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के कौन से रूल के द्वारा? राइट हैंड रूल। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ। तो चौथा है यूजिंग लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ कैन बी डिटरमाइन। तो किसकी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डिटरमाइन की जाती है। पांचवा द एसआई यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। छठवां द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल इज टू इट्स रेडियस। तो ये कैसा होता है? प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। सेवेंथ है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल इज ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। तो ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट। आठवां है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। अगला है हमारा मैच द कॉलम। तो पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? वेबर पर एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंड्यूस ईएमएफ, तो इसका क्या होता है? वेबर पर सेकंड। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी क्या होती है? एनर्जी की जूल। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड मैच द कॉलम है। तो पहला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2t-2a-1।
दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। नेक्स्ट चौथा हमारा इंड्यूस ईएमएफ, तो ये क्या होगा माइनस डेल फाई अपॉन में डेल टी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, तो ये हमारा क्या होगा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा म्यू जीरो एन एल। नेक्स्ट हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड कैरिंग करंट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा म्यू जीरो एन आई अपॉन में टू। फिर उसके बाद में ई, तो ये हमारा कितना होगा इक्वल टू होता है माइनस एम डी आई अपॉन में डेल टी, और फाइव होता है हमारा एम आई। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो जो हमारा पहला है उसमें है राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर। फिर उसके बाद में सेकंड है इन विच कंडीशन द इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा व्हेन फ्लक्स लिंकेज विद द सर्किट चेंज। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, तो थर्ड है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस टू विच कंजर्वेशन लॉ, तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चौथा व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या होती है हेनरी। पांचवा है स्ट्रेट conductor of the length L moving with the velocity of v in a uniform magnetic field B perpendicular to it. Write the formula of the induced EMF in it. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इक्वल टू वी एल वी हो जाएगा। उसके बाद में छठवां है हमारा राइट द रिलेशन बिटवीन हेनरी एंड माइक्रो हेनरी, तो हम जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 6, तो 1 माइक्रो हेनरी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6 हेनरी, या फिर इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 हेनरी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 माइक्रो हेनरी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवंथ, तो सातवां है राइट द प्रिंसिपल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आठवां इन विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉइल, तो ये कौन सा होता है मैग्नेटिक एनर्जी। और नाइन्थ है हमारा बाय विच लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी गिवन, तो किसके द्वारा होता है लेंज लॉ के द्वारा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो अगला चैप्टर हमारा सेवंथ और सातवां चैप्टर हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें पहला हमारा चूज द करेक्ट आंसर, पहला है द मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज, तो ये कितना होता है तो ये हो जाएगा 0। सेकंड है द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू V0 एंड RMS वैल्यू VRMS ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा तो ये होता है हमारा VRMS इक्वल टू 0.707 V0। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड, तो थर्ड क्या है कैपेसिटर अलाउ थ्रू इट, तो ये क्या अलाउ करता है तो ये ओनली AC। फोर्थ है इन अ सर्किट वॉटलेस करंट फ्लो इफ इट कंटेन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ओनली L। नेक्स्ट हमारा पांचवा डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो वो हो जाएगा हमारा जनरेटर। नेक्स्ट हमारा सेकंड द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑन एन AC I0 एंड द वर्चुअल वैल्यू IRMS इज, तो इनका रिलेशन हमारा क्या होता है तो ये हो जाएगा हमारा I0 इक्वल टू √2 IRMS, या फिर इसी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू 1 अपॉन में √2 I0 करके। नेक्स्ट हमारा सेवंथ इन एन AC सर्किट कंटेनिंग LCR द करंट बी मिनिमम इफ, तो इसका क्या हो जाएगा तो ये सेवंथ का हो जाएगा XL इक्वल टू क्या होना चाहिए XC, तब करंट क्या होगा मिनिमम होगा। आठवां है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस इज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 0। नाइन्थ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाइड इन द हाउस इन इंडिया इज, तो इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी की जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सप्लाई होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। उसके बाद में 10वां है तो ये द अमीटर एंड वोल्टोमीटर यूज इन मेजरिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड होते हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन, तो ये किसमें चेंज आता है मैग्नेटिक फ्लक्स में। दूसरा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इंड्यूस्ड इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है
एम एल टू T-2 और A-2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो तीसरा है इन एन आइडियल कपलिंग द वैल्यू ऑफ द कपलिंग कोफिशिएंट K इज, तो K की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टर इज, तो क्या होता है 0। पांचवा है यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज, तो ये क्या होती है, तो ये हो जाएगी ओम। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस सर्किट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है इन एन एसी सर्किट द करंट इज वॉटलेस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विल बी, तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है आठवां ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज इन सर्किट, तो कौन से सर्किट में यूज नहीं होता ट्रांसफार्मर, डीसी। नाइन्थ है द प्रिंसिपल ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10वां है इन एसी सर्किट containing pure capacitance the current lead with the voltage by, तो कितने से लीड करता है, पाई बाय 2। 11 है the AC measuring instrument are based on, तो ये ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, थर्मल इफेक्ट। 12वां ऐसा यूनिट ऑफ द इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस XL इज, तो ये क्या होगा, ओम। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इम्पीडेंस ऑफ आर एल, आर एल का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नेक्स्ट है इम्पीडेंस आर सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर, तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सेकंड मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा डायनामो, तो डायनामो हमारा क्या होता है, तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये हमारा कैसा होगा, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। लैमिनेटेड कोर, तो ये हमारा क्या होता है, टू रिड्यूस एडी करंट। नेक्स्ट है रिसीवर सर्किट, तो ये हमारा कैसा होता है, सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। उसके बाद में अगला है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट, तो कितना होता है 0। नेक्स्ट है व्हिच इफेक्ट इज द एग्जिबिट बाय द अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या है, हीटिंग इफेक्ट। तीसरा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड रिएक्टेंस फॉर द डायरेक्ट करंट, तो कितना होगा 0। चौथा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर द डायरेक्ट करंट, तो कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। नेक्स्ट है पांचवा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रूट एल सी, तो ये क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द वन कंप्लीट साइकिल, तो ये कितना होगा 0। सातवां है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर कोफिशिएंट ऑफ एलसीआर सर्किट इन द रेजोनेंस स्टेट, तो ये कितना होगा 1। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा आठवां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, और इसमें फर्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो होती है एक्सेलरेटिंग चार्ज। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है, बीटा रेज। उसके बाद में तीसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर फर्स्ट वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय, तो सबसे पहले किसने वेरीफाइड की थी, तो हर्ट्ज ने। तीसरा है द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा c इक्वल टू 1/रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा है द ओजोनोस्फीयर एब्जॉर्ब, तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन स्फीयर या ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। छठवां है इफ इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज अलोंग x डायरेक्शन, मैग्नेटिक वेक्टर इज अलोंग y डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन विल बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा z डायरेक्शन। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर इज, तो वेव वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा। उसके बाद में आठवां है द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ये कितना होगा, B इक्वल टू E अपॉन में C। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते फिलिंग द ब्लैंक्स, तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। दूसरा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द
साइनोसोडल ऑसिलेटर ऑफ एंड विच आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीसरा द कलर ऑफ विजिबल लाइट डिपेंड अपॉन इट। तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। चौथा है हमारा द रे आर यूज एज द जम्प किलर। तो इसमें कौन सी रे यूज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। पांचवा है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल लाइट इज। तो क्या होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। छठवां है हमारा यानी 6 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज। तो ये किसकी होती है, गामा की। सातवां द वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेगाहर्ट्ज आर कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये मैच करेगा मैक्सवेल को। दूसरा है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो ये हमारा मैच करेगा किसको, हर्शेल को। तीसरा हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये हमारा मैच किसको करेगा, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चौथा है वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, डिस्टेंस ऑफ मून। और पांचवा है रेडियो वेव, तो ये किसको मैच करेगा, ऑसिलेटर सर्किट। छठवां है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट, तो ये किसको मैच करेगा, 10⁻⁻�6 मीटर। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसमें पहला है हमारा इज द डिस्प्लेसमेंट करंट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक द कंडक्टर करंट। तो ये क्या होगा, यस। सेकंड है ड्यू टू विच कॉज द डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यू टू अ टाइम वेरिंग, ये मूव हो गया, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यू टू टाइम वेरिंग और इलेक्ट्रोफील्ड और चार्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा इसमें स्टेट द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। चौथा है हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो किसने किया था, मैक्सवेल ने। पांचवा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, तो क्या होगा C = 1/रूट के अंदर μ0 और ε0। छठवां है विच टाइप ऑफ द वेव इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट इन फॉग, तो कौन सी वेव यूज होती है, इंफ्रारेड रेज। सातवां उसके बाद में राइट द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल लाइट, तो क्या होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। आठवां है विच वेव आर यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, तो कौन सी होती है, रेडियो वेव। नाइन्थ है उसके बाद में राइट द वेवलेंथ ऑफ द रेंज ऑफ द माइक्रोवेव, तो क्या होता है 1 mm to 300 mm। नेक्स्ट है हमारा 10th, तो इसके बाद में 10वां नेम द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद में 11वां है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो किसने की थी, मैक्सवेल। 12वां डज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा नो। 13वां है राइट द वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द ascending order of the frequency, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे हैं। चौथा हमारा राइट द वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, तो इसी का असेंडिंग ऑर्डर उल्टा, तो गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड और रेडियो एक्टिव रेज। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर और अगला है हमारा 9th रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स का, जिसमें है द वर्चुअल एंड द स्मॉलर इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो ये कहाँ ऑब्टेन्ड होती है, तो होती है कॉन्वेक्स मिरर में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड अ लाइट रे फॉल नॉर्मल ऑन द मिरर, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन विल बी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 डिग्री। तीसरा है द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा R = 2f। चौथा हमारा मैग्नीफाइड एंड द वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज किसके द्वारा ऑब्टेन्ड होती है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर के द्वारा। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5th का, ये आ जाएगा पोल एंड फोकस। फिर उसके बाद में छठवां हमारा a light ray enter from the rare medium to the denser medium which of the following does not change, तो इनमें से क्या चेंज नहीं होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां क्या है, टू lenses of the focal length f1 and f2 are kept in contact with the each other
द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। उसके बाद में 8वां है फॉर विच कलर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी मिनिमम, तो इसमें किस कलर के लिए होता है, वायलेट के लिए। 9th है द कलर ऑफ द लाइट इज द डिटरमाइंड बाय, तो किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां, तो 10th है इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज, तो ये कितना हो जाएगा इसका हमारा, तो ये आ जाएगा मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। 11वां है इन एन एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इज f0 एंड दैट ऑफ द eyepiece is fe, its magnifying power of the positive of the normal adjacent is, तो ये कितना होगा fo अपॉन में fe। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है द फिनोमेना ऑफ द डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट रे व्हाइल द एंटरिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू द अदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन लाइट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, the ratio of the sine of angle of the incidence to the sine of the angle of refraction is called as, तो इसको क्या कहा जाता है, तो सेकंड का आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद में नेक्स्ट है if the path of the light ray after the multiple refraction is the reverse then its retrace the path from which it come, this phenomena is called, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट है चौथा द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 इज कॉल्ड, तो जब r हमारा 90 बन जाता है तो इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। पांचवा है इल्यूजन ऑफ द वाटर इन डेजर्ट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट मिराज बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो 6 है इन कोल्ड कंट्रीज एट द पार्ट ट्रस्ट द शिप appear to be the inverted in air, this illusion is called as, तो ऐसे illusion को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड मिराज बोलते हैं। सातवां हमारा the prism in which the inverted image can be obtained in the same direction in the erected position is called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, inverted prism। नेक्स्ट हमारा आठवां the distance of the pole from the first principal focus is called, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ या फिर फोकल लेंथ कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द हेल्दी आईज इज, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 1 मिनट या फिर 1 अपॉन में 60 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द इंस्ट्रूमेंट बाय द विच द फार डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन आर कॉल्ड, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। 11 है द एंगल ऑफ द सब्सटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ विजन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12, तो जो 12वें नंबर का है वो है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय इमेज टू द सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट हमारा 13 यानी 13वां, to increasing the magnifying power of the microscope to different lens are used, this microscope is called, जैसे माइक्रोस्कोप को क्या बोला जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 14 है in a compound microscope the lens toward the object is called and the lens toward the eyes is called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वाले की तरफ जो होता है उसे ऑब्जेक्ट लेंस और जो आईज की तरफ होता है उसे आई लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 15 is an optical instrument which the help of which the far distance object are seen, तो ये क्या कहलाएगा, टेलीस्कोप। नेक्स्ट है 16 an air bubble inside the water behave like a, तो ये किसकी तरह करता है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -FO अपॉन में FE। उसके बाद में सेकंड है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये क्या हो जाएगा 1 + D अपॉन में F। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये क्या हो जाएगा -V अपॉन में UO ब्रैकेट में 1 + D अपॉन में FO। नेक्स्ट हमारा 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, इसका पहला है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय अ वेव, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
तो एनर्जी। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, विच फिनोमेना डजंट शो द वेव नेचर ऑफ द लाइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद में तीसरा है हमारा एनर्जी इन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का तो ये हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूटेड। चौथा हमारा विच फिनोमेना अकर इन द लाइट वेव बट नॉट इन द साउंड वेव, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा पोलराइजेशन। पांचवा है द टू लाइट सोर्स आर द सेडेड टू बी द कोहेरेंट इफ, तो ये कब कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे, इफ द वेवलेंथ आर सेम एंड द फेजेस डिफरेंस इज कांस्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, तो ये है द टू वेव एट अ पॉइंट आर द represented by E1 equal to E0 sin omega t and E2 equal to E0 sin omega t plus phi. The destructive interference will be the produce at this point, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा phi इक्वल टू हो जाएगा पाई। उसके बाद में सातवां है तो द टू वेव y इक्वल टू 4 sin omega t and y इक्वल टू 3 sin omega t plus pi by 3 interference at a point, the amplitude of the resultant wave will be, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। नेक्स्ट है आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज व्हेन अ रे ऑफ द लाइट एंटर फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। नाइन्थ है हमारा इंटरफेरेंस अकर इन, तो इंटरफेरेंस कहाँ अकर होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव बोथ में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर। तो इसका पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा कार्पल्सिकल थ्योरी वाज द गिवन बाय, तो किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन। दूसरा है इन द इंटरफेरेंस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक प्लेस, तो क्या हो जाएगा एनर्जी। तीसरा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स शुड बी, तो क्या हो जाएगा 2n पाई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो चौथा है द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी, हाइगेंस। पांचवा है एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो कौन से ने दिया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इसको सबसे पहले शो किया था। सिक्स है द सोप बबल अपीयर टू बी द कलरफुल ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस। सातवां है if the two wave having the amplitude 4 and 5 are the interference, then the ratio of the intensity of the dark and the bright fringe will be, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 81:1। उसके बाद में आठवां है द डिफ्लेक्शन फ्रॉम द साइन स्लाइड इज द एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका है, तो ये हो जाएगा फ्रॉनहोफर। उसके बाद में नाइन्थ है द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव emitted from the coherent source is, तो ये कितना होता है, कांस्टेंट। 10th है द फिनोमेना ऑफ इसका क्या हो जाएगा, द फिनोमेना ऑफ द इनक्रोमेंट ऑफ द लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये किसके द्वारा है, तो ये हो जाएगा हमारा थॉमस यंग्स। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन बाय द साइट इज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेसेल्स डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। उसके बाद में दूसरा है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला हमारा कार्पल्सिकल थ्योरी ऑफ लाइट, तो ये किसके द्वारा दी गई, न्यूटन। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया मैक्सवेल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ द लाइट इज ज्योमेट्रिकल शैडो, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, तो ये क्या है, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये क्या है, हाइगेनबर्ग्स। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला है हमारा इसमें इन अ वेव फ्रंट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, तो कितना हो जाएगा, 0। सेकंड है इसका हमारा व्हाट इज द एक्सप्रेस बाय द लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ वेव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा व्हाट इज द कॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द कलर इन थिन फिल्म, तो इसका क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हमारा चौथा, तो ये व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इफ दे प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का फेज डिफरेंस। 5 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो पाई 3 पाई ऐसा करके हमारा आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा विच टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट आर द रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस, तो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। छठवां है
What should be the size of the aperture of the slit to obtain diffraction pattern? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सातवां क्या है? तो सातवां है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फ्रिंज विथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसका बी इक्वल टू क्या होता है? डी लैम्डा अपॉन में डी। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा 11 और 11 में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट में द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये सॉरी ये तो प्रोटॉन का प्लस है, तो माइनस 1.6। इसमें एक्चुअल में कोई नहीं है, ये होना चाहिए बी, पर ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि 10 टू द पावर क्या होता है? माइनस 19। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन which is the accelerated by the potential difference of 10 volt is। तो इसका क्या आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जे जे थॉमसन। चौथा है द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज। तो ये कितना होता है? ई अपॉन में सी। उसके बाद में पांचवा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द 150 वोल्ट इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां। तो ये द मास ऑफ अ पार्टिकल इज m and its velocity is v, the wavelength of the d Broglie was associated with it b। तो इस ये कितना हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा h अपॉन में mv। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां। तो सातवां द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? फोटोन। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है इसका हमारा फर्स्ट। तो ये द फिनोमेना ऑफ द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। फिर उसके बाद में दूसरा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तीसरा हमारा द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस ऑन द हीटिंग इट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। चौथा हमारा the electronic are the emitted from the metallic surface when a light of the specific frequency is incident on it, this phenomena is called। तो इस phenomena को क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा। तो पांचवा क्या है? the maximum value of the photo current in the Lenard's experiment is called। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको सैचुरेटेड करंट। छठवां हमारा in the Lenard's experiment the negative voltage corresponding to which the phenomena the photoelectric current become zero is called। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। सातवां है is that minimum frequency below which the electron cannot be emitted from the metal surface whatsoever be the intensity। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आठवां है the minimum amount of energy which is required for the emission of electron from a metal is called। तो इसको क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा वर्क फंक्शन। नाइन्थ है द रेडिएशन हैज द पार्टिकल एंड द वेव नेचर बोथ, दिस नेचर इज कॉल्ड एज। तो ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं? डुअल नेचर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10। तो 10वें नंबर का क्या है? A wave is the associated with the every moving particle, it is called as। तो इसको क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली और मैटर वेव। उसके बाद में 11वां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। तो ये कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 12वां है द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो ये हमारा क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होता है मास एक इलेक्ट्रॉन का। 13वां है the minimum frequency which is the required for the emission of the electron from a metal surface is called। तो ये कितना होता है हमारा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है चौथा the matter wave are the discovered by। तो किसने डिस्कवर की थी? डी ब्रॉगली। उसके बाद में 15 the kinetic energy of the photoelectric depend upon the of increasing light। तो किसको? फ्रीक्वेंसी को। और लास्ट और 16वां है the value of specific charge on an electron in SI unit is C upon में kg। तो कितना होता है? 1.76 into 10 to the power 11 C upon में kg। नेक्स्ट है हमारा 12th चैप्टर एटम। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा एटम का। तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पहला अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम आर। तो ये कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन इनसाइड में? तो इसका आंसर आ जाएगा रिवॉल्विंग।
सेकंड है द साइज ऑफ एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो एटम की साइज क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तीसरा है इन बोर्स मॉडल is an stable order, the speed of electron Vm is the related with the principal quantum number s, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा थर्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा Vn इक्वल टू सी अपॉन में n। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यानी चौथा, तो इसमें है इन टर्म ऑफ Rydberg constant r, the wave number of the first spherical line of Balmer series is, तो ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा f5r अपॉन में 18। पांचवा है हमारा हाइड्रोजन एटम इज द excited from the ground state to n equal to 4, the number of the spectral lines observed b, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट हमारा छठवां, तो छठवां है द वैल्यू ऑफ द बोर्स रेडियस इज, तो बोर रेडियस कितनी होती है हमारी, तो हो जाएगा 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 7, तो सातवां द वैल्यू ऑफ द राइडबर्ग कांस्टेंट r इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1.097 into 10 to the power 7। नेक्स्ट है 8 अकॉर्डिंग टू बोर्स द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा c अपॉन में 137। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगी। 10वां एटम इज, तो एटम हमारा क्या होता है, अनचार्ज होता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो इसके बाद में अगला चैप्टर हमारा न्यूक्लियाई। 13 चैप्टर है हमारा न्यूक्लियाई, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा द अल्फा पार्टिकल इज अ, तो अल्फा पार्टिकल हमारा कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम न्यूक्लियस जो है वो हमारा अल्फा पार्टिकल। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर 92U238 टू ZATH प्लस 24He, तो इसमें ए और जेड और ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 234 और 90। तीसरा द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज, तो सन के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। चौथा है फॉर द न्यूक्लियर फिजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ का, तो ये आ जाएगा लाइटर न्यूक्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा इन द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस ZXA देयर आर, तो इसमें हमारा क्या है, जो Z है वो हमारा क्या होगा, तो Z प्रोटॉन है और A माइनस Z क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 इन द गामा रेज इमिशन ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देयर इज द नो चेंज इन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, तो सातवां द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंसेस, तो ये कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 into 10 to the power 13 जूल। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है in the controlled chain reaction the fast moving neutron are the slow down by the using of the moderator, these neutron are called, तो ऐसे न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्मल न्यूट्रॉन। दूसरा है द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन रिलेशन, तो इक्वल टू mc²। तीसरा है द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज द नियरली इक्वल टू मास ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा प्रोटॉन। चौथा है इन द प्रोसेस ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई टुगेदर मेक अ हैवी न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा फ्यूजन। पांचवा है द न्यूक्लियर रिएक्टर द हैवी वाटर इज यूज एज, तो ये क्या हो जाएगा मॉडरेटर। छठवां है द रेंज मास ऑफ नंबर a इक्वल टू 30 एंड a इक्वल टू 170 द वैल्यू ऑफ इज द नियरली कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा पर न्यूक्लियस। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये कितना होता है r0 a की पावर 1/3, मास डिफेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा ZMP प्लस A माइनस ZMN, और ये क्या आ जाएगा माइनस M। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं, तो अगला हमारा 14 चैप्टर और ये हमारा सेमीकंडक्टर। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर का, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द जर्मेनियम क्रिस्टल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.12 into 10 to the power minus 19 कूलम। दूसरा है द वेलोसिटी ऑफ द इम्प्योरिटी डोपिंग इन द प्योर जर्मिनेशन क्रिस्टल टू मेक इट p टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट है थर्ड द डिप्लेशन लेयर ऑफ द pn जंक्शन हैज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा इमोबल आयन।
नेक्स्ट है चौथा, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन डायोड इज। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ का क्या आ जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा d10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट इज। तो नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा a.b बार इक्वल टू y, कौन सा, नैंड गेट का। छठवां है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द प्लेस ऑफ द जर्मिनेशन बिहेव लाइक आ। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो हो जाएगा इंसुलेटर। सातवां है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेंट। तो इसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका हमारा पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स का, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑन एडिंग इम्प्योरिटी इन इट। तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर थर्ड है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कंडक्टिविटी। तो ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद में चौथा है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ है, इन अ NAND गेट देयर इज अ गेट अलोंग विथ AND गेट। तो ये क्या हो जाएगा, और नॉट गेट। 6 है, नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। सातवां है, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ AND गेट इज। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू a डॉट b। आठवां है, if y इक्वल टू a प्लस b बार देन गेट इज। तो ये कौन सा गेट होगा, नॉर गेट। नाइन्थ है, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट इज। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू a डॉट b बार। नेक्स्ट है 10, इन अ pn जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हमारा मैच द कॉलम। तो ये टैंक सर्किट। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा क्या है, जर्मेनियम। और नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये थे हमारी परीक्षा बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चंस, जो सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिए। उसके बाद में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके इनको इंक्रीज करना है। प्लेलिस्ट में जाकर के और बाकी की सारी चीजों को आप देख सकते हो जो आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप कमेंट करते रहिए, आपको और क्या क्या चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।